नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी की कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड डेली हम आपको सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न उत्तर करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 12 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 13 और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, जो कि इससे पहले वाले सभी पार्ट आप देख सकते हैं। और ये वीडियो हम डेली देखते हैं दोपहर 3 बजे। तो यदि आपको टाइमिंग नहीं पता है तो ध्यान कर लीजिए, ताकि आप इस समय पर आकर लाइव वीडियो देख सकें, ताकि और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट जो है वो आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो प्रश्न जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, उसके सही उत्तर की। पिछले वाले वीडियो में मैंने पूछा था कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एकदम रट लीजिए। उत्तर कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें आपका दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान जो है वो दिया गया है। अब इसको समझिए, ये आया क्या था। आपने एक कहावत सुनी होगी, आया राम और गया राम। ये एक्चुअल में कहावत बहुत पहले सिद्ध हुई थी। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि जिसका मन आया ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता था। अलग अलग जैसे पार्टी बनी हुई है, बीजेपी, कांग्रेस। तो उसी प्रकार एक घटना हुई थी। वो घटना हुई थी 1967 में। तो 1967 में हरियाणा जो है उसके एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। तो जो गयालाल थे उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। तो इसको देखते ही हुए कह सकते हैं जो दल बदल विरोधी कानून विषयक था, इसको लाया गया था। कब लाया गया था इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये 1985 में जो है वो लाया गया था। और इसके साथ साथ किस संविधान संशोधन में लाया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन में इसे जो है वो लाया गया था। और इसी 52वें संविधान संशोधन के तहत जो 10वीं अनुसूची है, इसमें जो है जोड़ा गया था दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजें किसी से पॉइंट से जो है, किसी भी पॉइंट से प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अब प्रश्न अपने नए, यानी कि प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसको एक विशिष्ट शारीरिक सुविधाओं वाले लोगों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रजाति, भेदभाव, विविधता या सांप्रदायिकता। किसको एक विशिष्ट शारीरिक सुविधाओं वाले लोगों के एक समूह के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए प्रजाति जो है वो सही हो जाएगा। प्रजाति के अंदर आप कह सकते हैं एक जैसी त्वचा के रंग, या कह सकते हैं लंबाई, बालों के प्रकार, नाक, आंखें आदि के रूप में आप कह सकते हैं जो अलग अलग विशिष्ट भौतिक सुविधाएं हैं, उसका एक समूह जो है रखा जाता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि विशिष्ट शारीरिक जो सुविधाएं हैं उसमें जो लोग हैं उसके जो एक समूह है उसके रूप में आप प्रजाति को जो है वो देखते हैं। आपका भेदभाव, विविधता, सांप्रदायिकता ये सभी जो है वो नहीं होंगे। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि जब कैथोड किरणें अधिक परमाणु भार वाले लक्ष्य से टकराती हैं तो वे उत्पन्न करती हैं धन किरणें, एक्स किरणें, वाई किरणें या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, एक्स किरणें जो है वो सही हो जाएगा। तो जब भी कैथोड किरणें आपकी जो है इसको आप अधिक परमाणु भार, और ऑप्शन में एक और आपका अधिक गलनांक भी लिखा देखने को मिलता है काफी बार। तो अधिक परमाणु भार और अधिक गलनांक वाले लक्ष्य पर डालते हैं, तो ऐसे में लक्ष्य से टकराकर ये जो है वो एक्स किरणें जो है वो उत्पन्न करती हैं। और ये जो एक्स किरणें होती हैं इनकी गति जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसी गति के कारण जो गतिज ऊर्जा है इसका मान भी बहुत ज्यादा इनका बढ़ जाता है, जो कि आपका यांत्रिक दाब जो है उसके लिए भी बढ़िया होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, तीसरा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय महिला महामंडल के नेताओं के अनुसार स्त्रियों के शिक्षा की मुख्य बाधा जो है वो क्या थी? शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होना, या गरीब माता पिता की कन्या होना, या पर्दा प्रथा, और चौथा कह रहा है धर्म। तो इन चारों में से भारतीय महिला महामंडल के नेताओं के संबंध में पूछा गया है। बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पर्दा प्रथा जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका जो
पर्दा प्रथा है वो इसके संबंध में बिल्कुल सही है। या आप इसी को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो भारतीय महिला महामंडल के नेताओं की स्त्रियां थी, ये पर्दा प्रथा जो है इसको एक बड़ी बाधा के रूप में जो है वो देखती थी, जो कि आपका प्रश्न में जो है वो पूछा गया है। चलिए देखते हैं अपना चौथा प्रश्न कि कपड़ों पर से आयोडीन का दाग दूर किया जाता है। चार ऑप्शन है, सोडियम थायोसल्फेट विलयन से, दूसरा आपका ऑप्शन कह रहा है सोडियम क्लोराइड विलयन से, तीसरा कह रहा है सोडियम फ्लोराइड विलयन से और चौथा कह रहा है सोडियम टेट्राथायोनेट विलयन से। तो कपड़ों पर से आयोडीन का दाग जो है वो किससे दूर किया जा सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। मैंने इससे पहले भी बताया कि सोशल साइंस में साइंस के भी कुछ प्रश्न आपको इसी प्रकार देखने को मिलते हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट विलयन जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है वो ध्यान रखिएगा, ये जो है वो याद रखने वाली चीज है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसके शासनकाल में मोठ की मस्जिद जो है इसका निर्माण जो है वो किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान जो है वो किया गया था। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। 1505 यहाँ पर सन भी ध्यान रखिएगा, 1505 जो है इसमें सिकंदर लोदी के शासन काल में उसका जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था वजीर मियाँ भोइया, तो वजीर मियाँ भोइया के द्वारा ही जो मोठ की मस्जिद है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो उनका नाम ना यहाँ पर पूछकर डायरेक्ट यहाँ पर सिकंदर लोदी का नाम यहाँ पर पूछा गया है। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हर जगह लोधी लिखा हुआ है, धा, ये आपको ये दा भी लिखा देखने को मिलता है। अधिकतर वैसे दा ही लिखा देखने को मिलता है, परंतु जहाँ पर ये प्रश्न दिया था वहां पर धा लिखा था, इसलिए यहाँ पर मैंने धा ही लिखा है। वैसे आपको लोधी जो है वो लिखा देखने को मिलता है। सिकंदर लोधी के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए, जो बहलोल लोधी था उसके बाद जो है ये गद्दी पर जो है वो बैठा था। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न 6 कि वनस्पति भी एक है, असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा, अम्ल है या लवण है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका संतृप्त वसा के अंतर्गत जो है वो आ जाएगी वनस्पति। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 7वां कि जोरास्टर के शिक्षाओं की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की गई है। चार ऑप्शन है, विनय पिटक, वेद, अवेस्ता या आदि ग्राम में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि जोरास्टर के शिक्षाओं की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में जो है वो की गई है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी अवेस्ता जो है वो सही हो जाएगा। जो पारसी पैगंबर हैं जोरास्टर, इनकी शिक्षाओं को जिस पुस्तक में आप कह सकते हैं लिखा गया है उसे अवेस्ता के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो जो जोरास्टर हैं ये कौन है, तो ये मैंने आपको बताया पारसी पैगंबर हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न आज के आपको कठिन लग रहे होंगे काफी। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम्स जो है वो क्या है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या प्रोटीन है। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली हम आपको अच्छे से अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराते रहें। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन आपका जो है वो हो जाएगा। तो रासायनिक दृष्टि से जो एंजाइम है वो आपका प्रोटीन जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां कि मौर्य साम्राज्य में अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न में मौर्य साम्राज्य के संबंध में प्रश्न किया गया है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा।
चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य जो है उसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वो आपका सोने और जो कीमती पत्थर हैं उनके लिए जो है वो प्रसिद्ध था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां प्रश्न कह रहा है कि कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव जो है वो क्या है। प्रोटीन है, सेलुलोज है, शर्करा है या लिपिड है। चार ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। ये सभी प्रश्न आपके सुपर टेट के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी के प्रश्न दोनों जगह आपको हेल्प करेंगे, तो देखते रहिए ताकि दोनों जगह आपको हेल्प मिले। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज जो है वो सही हो जाएगा। जो कोशिका भित्ति होती है या पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है जो कि आपकी सेलुलोज की जो है वो बनी होती है। और जबकि जंतुओं की यदि बात करें तो उसमें जो कोशिका भित्ति है वो नहीं होती है। यही दोनों में अंतर भी आपको देखने को मिलता है। यदि पौधों में पूछी जाए तो कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, परंतु जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11 कि 8000 साल पहले के आसपास प्राचीन लोगों द्वारा पाले गए जानवर जो है वो कौन से थे। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा युग्म आपका सही होगा जो कि 8000 साल पहले के आसपास जो प्राचीन लोग थे उनके द्वारा पाले गए जानवर थे। तो आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। लगभग 5 सेकंड का समय मैं सभी प्रश्नों में दे रहा हूं, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भेड़, बकरी, गाय और घोड़े, तो ये चार नाम ध्यान में रखिएगा जो कि आपके जो प्राचीन लोग थे वो फसल उगाने के अलावा भेड़, बकरी, गाय, घोड़े इनका भी पालन जो है वो करते थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि किस क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है। ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन, प्रोटीन संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण। चार ऑप्शन है, अल्कोहल का निर्माण यहां पर आपसे पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी अनॉक्सीश्वसन जो है वो सही हो जाएगा। अनॉक्सीश्वसन को भी जानिए क्या होता है। जो अनॉक्सीश्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस टाइप से भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। और इस क्रिया में जो भोजन होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश गुफा और चट्टानी आश्रय निम्नलिखित में से कहाँ जो है वो पाए जाते हैं। हिमालय पर्वतमाला पर, अरावली पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला या विंध्य। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि अधिकांश गुफा और जो चट्टानी आश्रय है वो निम्नलिखित में से कहाँ जो है वो पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी विंध्य जो है वो सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं अधिकांश गुफा और जो चट्टानी आश्रय हैं वो विंध्य में जो है वो बसी हुई थी और इसी तरह की जो गुफाएं और जो चट्टाने हैं वो आश्रय कह सकते हैं वो प्राकृतिक रूप से यहीं पर जो है वो पाए जाते थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि नाइट्री कारक जीवाणु जो है वो होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, स्वपोषी या प्रकाशनुवर्तन। इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। नाइट्री कारक जीवाणु आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं कि उत्तर कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी कि मृतोपजीवी जो है आपके नाइट्री कारक जीवाणु में आते हैं। मृतोपजीवी होता क्या है इसको भी जानिए। तो ऐसे जीव या पौधे जो कि क्षयमान या कह सकते हैं जो मृत जैविक पदार्थ होते हैं या वनस्पतियां होती हैं उनसे अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हें हम जानते हैं मृतोपजीवी के नाम से। तो ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसका एक उदाहरण भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण होता है मशरूम। मशरूम जो होता है वो कवक पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको मृतोपजीवी की श्रेणी में जो है वो रखा जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि विद्रोह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से कहां जो है वो निर्वासित कर दिया था। चार ऑप्शन है, बर्मा, मलेशिया, चीन या तिब्बत। प्रश्न को ध्यान से समझिए। विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने
बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से कहाँ जो है वो निर्वासित कर दिया था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बर्मा जो है वो सही हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1857 का जो विद्रोह है वो तो आप सभी जानते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसी के बाद एक और विद्रोह ना हो, इसको रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बहादुर शाह जफर को जो बर्मा है वहां जो है वो भेज दिया था। और बर्मा का वर्तमान में क्या नाम है, तो म्यांमार है नाम। तो कह सकते हैं वर्तमान म्यांमार, या कह सकते हैं तब के बर्मा में जो है वो बहादुर शाह जफर को जो है वो भेज दिया था। और उनका जो सिंहासन था उसको भी जो है जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा जो है वो जब्त कर लिया गया था। और जो सैनिक हैं, मतलब कि खुद के सैनिक जो ब्रिटिश सरकार के थे, तो उन्होंने जो बहादुर शाह जफर का महल जब्त किया था उसमें अपने सैनिकों की बैरक जो है वो बना दी थी। कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में कि आधिपत्य जो है वो जमा लिया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। प्रश्न कह रहा है कि कैस CAS का पूरा नाम जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सी फुल फॉर्म जो है वो सही होगी। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। जो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है ये संबंधित किससे होता है, तो ये जो आपका केबल उपभोक्ता होते हैं या केबल उद्योग होता है, जैसे कि आपके घर में कोई एयरटेल का डिश लगा है, वीडियोकॉन का लगा है, तो वही केबल जो होता है उसी से संबंधित होता है आपका कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। इसको लागू कब किया गया था, तो इसे जो है वो 1 सितंबर 2003 में जो है वो लागू किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका सन हो सकता हो आपसे जो है वो पूछ लिया जाए। 1 सितंबर 2003 को जो है वो लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत यानी कि जो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो दर्शक होते हैं, टेलीविजन दर्शक होते हैं, वो अपनी पसंद का चैनल चुन सकते हैं या जो बेकार चैनल उसको हटा सकते हैं। अब देखिए सुविधा भी आ गई है कि आप अपनी पसंद के जो चैनल है केवल उतने ही के रुपए दीजिए। तो ये जो सुविधा है वो इसी के तहत जो है वो प्रदान की गई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह है मतलब का कह सकते हैं था। हड़प्पा, मंदा, रोपड़ या लोथल, इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। सिंधु सभ्यता का यहाँ पर पूछा गया, इस चीज का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस इसी के तहत आपका प्रश्न यहाँ पर सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी लोथल जो है वो सही हो जाएगा। इस बंदरगाह को बनाने का क्या उद्देश्य था, तो जो मेसोपोटामिया आपने नाम सुना होगा और अरब, इनके साथ विदेशी व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से ही जो लोथल बंदरगाह है इसको बनाया गया था। और ये भी आप कह सकते हैं उस समय यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसके समय में जो लोथल है वो उद्योग बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान को क्या नाम दिया गया है? चंद्रयान प्रथम, मानवयान प्रथम, आकाशयान प्रथम या भारतयान प्रथम। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रयान प्रथम। इसकी तारीख आप अवश्य ध्यान रखिएगा, तारीख थी इसकी 22 अक्टूबर 2008। ये तारीख ध्यान रखिएगा, हो सकता हो इसके संबंध में आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सके। 22 अक्टूबर 2008 को जो है इसकी लॉन्च की जा तारीख जो है वो थी। वजन इसका कितना था, तो 1380 किलोग्राम लॉन्च का जो है वो वजन था। चलिए देखते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न 19, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है लास्ट हमारा, कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में जो है वो मिलता है? पहला ऑप्शन कह रहा है वृद्धि और प्रजनन, दूसरा कह रहा है प्रजनन और अंकुरण, तीसरा कह रहा है कि प्रजनन और भोजन बनाना, और चौथा कह रहा है कि वृद्धि और भोजन बनाना। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो जीवन प्रक्रियाएं उनका कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं वो दोनों में जो है आपको मिलता है। तो आपको छांटना इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा।
इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इतने अच्छे प्रश्न प्रोवाइड कराते हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली दोपहर 3 बजे आपको इसी प्रकार डेली प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें और आपका अच्छे से जो है वो पेपर हो जाए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लिंक मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। वहां पर आपको अपडेट, सभी वीडियो के नोटिफिकेशन, पीडीएफ, सारी चीजें जो है वो मिलती रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि वृद्धि और प्रजनन। तो ये दोनों चीजें जो आप देख पा रहे हैं ये आपकी पेड़ पौधों में भी होती हैं और उसके साथ साथ जीव जंतुओं में भी होती हैं। तो वृद्धि और प्रजनन ये जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आप वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में से मिट्टी का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सी शाखा में होता है। तो यहाँ पर मिट्टी के संबंध में पूछा गया और 4 ऑप्शन है, भूतत्व विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान या समुद्र विज्ञान। ऑप्शन ए बी सी डी टाइप करके भी आप बता सकते हैं या पूरा ऑप्शन टाइप करके भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा, कि देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर जो है वो सही देते हैं। और लगभग जो कल वाला उत्तर था वो बिल्कुल सभी लोगों ने सही दिया था, और इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।